गवर्नमेंट ने 4 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म की है और ये 8 हफ्तों में ये रिपोर्ट देगी कि क्या स्टील प्लस 4 फ्लोर्स आगे कंटिन्यू रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, और रहने चाहिए तो किन रीजंस की वजह से रहने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि क्यों गवर्नमेंट ने सस्पेंड किए स्टील प्लस 4 फ्लोर्स पूरे हरियाणा के अंदर, और कौन कौन सी अफेक्टेड पार्टीज, जिसमें सप्लाई साइड, डिमांड साइड। सप्लाई साइड की बात करें तो उसमें डेवलपर्स, स्मॉल टाइम डेवलपर्स हैं, गवर्नमेंट है, और डिमांड साइड की बात करें तो उसमें इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, प्लॉट ओनर्स हैं। इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या लॉजिक है, क्यों गवर्नमेंट ने किया, क्यों गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, क्या करंट सिचुएशन है आफ्टर सस्पेंशन ऑफ स्टील प्लस 4 फ्लोर्स, और फिर क्या कमेटी करने वाली है, क्या कमेटी को करना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं और क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। ये सारा मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने वाला हूं। हमने आपको पहले भी दीनदयाल जन आवास योजना पे क्या असर पड़ने वाला है स्टील प्लस 4 फ्लोर्स के लिए, और HSVP द्वारा अलॉटेड, हुड्डा द्वारा अलॉटेड प्लॉट्स के ऊपर क्या असर करने वाला है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि हमने बताया था आपको कि एक्सपर्ट कमेटी अब फॉर्म होने वाली है। अब एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म हो गई है तो अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा फर्दर फ्यूचर में, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी करंट सिचुएशन में क्या है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक आपके ज़रूर डाल दिए हैं, जिससे आप HSVP पे क्या फ़र्क पड़ सकता था वो हमने जिक्र किया था, और दीनदयाल पे जो फ़र्क पड़ सकता था, दोनों का लिंक देख कर आप समझ सकते हैं कि अब उसी हिसाब से गाड़ी आगे बढ़ रही है। और आने वाले 8 हफ्तों के बाद भी हम आपके पास लेकर आएंगे कि गवर्नमेंट का क्या फैसला आया। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली इसके बारे में खबर आ जाएगी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपको पता लग जाएगा कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आपके पास हरियाणा में कहीं पर भी प्लॉट है तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अब आपके, चाहे वो दीनदयाल के प्लॉट्स हों या रेगुलर प्लॉट्स हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगले 8 हफ्तों में ये कमेटी जो डिसाइड करेगी वो आपके प्लॉट्स का फ्यूचर तय करेंगे कि उसमें कितना आपको रिटर्न मिल रहा है या फिर वो लॉस बुक करना पड़ रहा है। शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर स्टील प्लस 4 फ्लोर्स क्यों बंद किए। यहाँ बहुत सारी RWA से ऑब्जेक्शन आया कि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंफ्रा यहाँ उतना सफिशिएंट नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, रोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। तो डेंसिटी बढ़ने के कारण ये टाउनशिप्स जो हैं, प्लॉटेड कॉलोनी है, ये उसे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से स्टील प्लस 4 फ्लोर्स को रोका गया। फिर एक कारण ये भी था कि ओल्ड बिल्डिंग अगर साथ में है तो नई बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रैक वाले इश्यूज आते थे, क्योंकि नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग में फ़र्क ये आता है, जो RCC फ्रेमवर्क की बिल्डिंग है और जो सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है, उनमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी डिफरेंस आ चुका होता है। और बहुत एक लंबा 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग में आप देख ही पाते हैं कि एक अक्सर फर्क नजर आता है। लाइट और वेंटिलेशन, ये भी एक बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं और वहीं पर साथ में स्टील प्लस 4 फ्लोर्स बन गए तो लाइट का भी थोड़ा सा इशू आता था। प्रॉपर एयर वेंटिलेशन लोग फील नहीं कर पाते थे। इंडिपेंडेंट हाउस में जो लोग रहना चाहते थे वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। उनको भी लग रहा था कि हमारा जो इंडिपेंडेंट टाउनशिप होनी चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिविंग होनी चाहिए, वो स्टील प्लस 4 बनने से बहुत ज़्यादा लोग आ गए और अब कंजेशन यहाँ पर हो रहा है। इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो पूरे दीनदयाल जन आवास योजना स्कीम्स जो कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने फ्लोट की थी और पूरे हरियाणा की प्लॉटेड कॉलोनी, चाहे वो हुड्डा के सेक्टर्स हैं या प्राइवेट डेवलपर द्वारा बनाई गई, इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, सबसे पहले सप्लाई साइड की बात करते हैं। चूँकि स्मॉल टाइम डेवलपर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है स्टील प्लस 4 फ्लोर बनाने के लिए प्लॉट ऑनर के साथ में, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस के बीच में अब वो बिल्कुल अटक गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना ली है और कंपाउंडिंग देके हम 4 फ्लोर्स को अप्रूव करा लेते, क्योंकि पहले अब तक ऐसा ही चलता आया था। क्योंकि इकट्ठे फीस देने से बेटर लोग समझते हैं कि उसे पार्ट वाइज 2 पार्ट में अगर फीस दी जाती है, क्योंकि एक फ्री FAR है और एक एडिशनल जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे कंपाउंडिंग के साथ में टिल अलाउ FAR, जो परचेजेबल FAR है, वहाँ तक सैंक्शन करवाया जा सकता है। इसीलिए अक्सर लोग 2 पार्ट के अंदर फीस देते हैं। तो अगर
कंस्ट्रक्शन में 6 महीने का भी गैप है ऊपर के फ्लोर्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर 6 महीने का इंटरेस्ट लोगों को सेव हो जाता था। तो वो लोग अब थोड़े से फंसे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आ रही है जिन्होंने आधी बिल्डिंग बना ली है या पूरी बिल्डिंग बना ली कि कंपाउंडिंग के साथ पे कर देंगे, वो सबसे ज़्यादा फंस गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए हैं। तो उनका फ्यूचर भी अब आने वाले टाइम में लीगल इश्यूज जो हैं वो अब कोर्ट की तरफ जाते दिख रहे हैं। जिन्होंने जस्ट अभी अभी एग्रीमेंट किया है उनको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इवेल्युएट करने का टाइम आ गया है। फिर दीनदयाल जन आवास योजना या प्लॉटेड कॉलोनी किसी भी टाइप की पूरे हरियाणा के अंदर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा अब दिक्कत में है। यहाँ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सफर, मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने खैर ये किया है लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सफर है, क्योंकि एचएसवीपी ने ऑक्शंस के अंदर जो प्लॉट बेचे हैं उसमें 2.64 की एफआईआर बेची है और मैक्सिमम लोग जिन्होंने लिया है वो ये स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनाने के लिए उसी हिसाब से कैलकुलेट करके बिडिंग की है। तो वो भी बहुत ज़्यादा अटके हैं और गवर्नमेंट भी सोच रही है कि अगर हमने ये रोल बैक नहीं किया तो कम से कम जो लोग हैं जिनको हमने ऑक्शन में दिया है और वो एक्सपेक्टेशन उनकी स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स की थी, उनकी तरफ से भी अब केसेस आ सकते हैं, या जो बैलेंस इन्वेंट्री है गवर्नमेंट के पास वो एचएसवीपी द्वारा अब ऑक्शन करके बेची जा रही है। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट को अब दिक्कत आ रही है, एचएसवीपी को अब दिक्कत आ रही है कि हम जो रेट अचीव कर सकते थे सेल्स के लिए नंबर्स अच्छी बिडिंग करके, वो अब नंबर्स अचीव नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं डिमांड साइड की। डिमांड साइड में जैसे मैंने बताया, अगर सप्लाई साइड में गवर्नमेंट फंसी है तो यहाँ पे डिमांड साइड में बायर भी फंसा है, जिसने 2.64 एफआईआर के हिसाब से बाय तो कर लिया कि मैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स बना के यहाँ सेल कर दूंगा, लेकिन वो भी कहीं हद तक अब अटक गया है। वो भी नहीं समझ पा रहा कि मैं आखिर जो मैंने जिस प्राइस के ऊपर बुक किया है कैसे उसको रिकवर करूंगा, कैसे मेरी मनी जो इन्वेस्टेड है मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिल सकता है। फिर ऐसे बायर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में प्रॉपर्टी बाय की है, अच्छे रेट्स प्रीमियम पे सेकेंडरी मार्केट से बाई की है, रीसेल में बाई की है, उनको भी अच्छा खासा अब नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि जिस रेट पे प्रॉपर्टी बाई की है उसके ऊपर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स बना के ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है। तो अब चाहे वो डेवलपर बनाए या खुद उसमें वो प्रॉफिट बुक करें सेल करके, यहाँ पर उन्हें भी एक तरह से असमंजस की स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। ऐसे होम बायर्स जिन्होंने टॉप फ्लोर बुक किया है स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स के अंदर, वहां पर भी अब उन्हें दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर या लोकल डेवलपर जिसने बिल्डिंग बनाने का काम लिया हुआ है उस द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट द्वारा इसे बंद किया गया है और मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे भी स्थिति अब रीवैल्यूएशन की हो गई है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक लोन लिया हुआ है, कुछ ऐसे हैं जो अपने पास से पे कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट ना बनने की स्थिति यहां आ गई है। खैर अभी सस्पेंशन मोड में है, पूरी तरह से अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी है, लेकिन फिलहाल ये मामला कहीं हद तक रुका हुआ दिख रहा है। ऐसे बायर्स जिन्होंने अपनी सारी पूंजी प्लॉट बाइंग के ऊपर लगा दी कि हम फर्दर फ्यूचर में कोलैबोरेशन करके 1 और 1.5 फ्लोर देकर हम डेवलपर से कंस्ट्रक्ट करा लेंगे और अपना रिहाइश बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, उन बायर्स के लिए भी थोड़ी सी अब दिक्कत नज़र आ रही है। ऐसे भी बायर्स हैं जिन्होंने 2 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट किया है शेयरिंग बेसिस के ऊपर और कुछ पैसे डेवलपर को वो दे रहे हैं। ऐसे कुछ प्लॉट ऑनर्स हैं जिन्होंने डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्मॉल टाइम डेवलपर जो बिल्डर फ्लोर बनाते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उनको 1 फ्लोर देंगे और कुछ पैसा देंगे, या ऐसे भी कुछ हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको 2 फ्लोर देंगे और कुछ पैसा आपसे लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेजेस जो हैं वहां पर भी अभी मुझे दिक्कत आती हुई पिछले 2 हफ्तों में काफी ज्यादा दिक्कत दिखी है। DDJY दीनदयाल जन आवास योजना में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा है ये सोच के कि हम यहाँ पे फर्दर फ्यूचर में फ्लोर बना के सेल करेंगे, उनके लिए भी अब थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वहां पे भी उनको प्रॉपर वायबिलिटी सेल के हिसाब से नहीं दिख रही है। फर्दर फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएं तो अगेन, चूंकि बिल्डर फ्लोर पे हमेशा कंपैरिजन रहता है ग्रुप हाउसिंग वाले अपार्टमेंट्स के, तो वहां पर एक तरह से लैक ऑफ एमिनिटीज जो हैं वो हमेशा हावी रहती हैं। ग्रुप हाउसिंग हमेशा थोड़ा सा बेटर स्टेज माना जाता है और अफोर्डेबिलिटी के लिए लोग फ्लोर ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्राइस
3 फ्लोर होने के कारण यहाँ पे सेलेब्रिटी प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, भले ही वो दीनदयाल जन आवास योजना क्यों ना हो, वो भी अब थोड़ा सा यहाँ मुझे चिंतित दिख रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या लॉजिक है, मतलब क्यों ऐसा किया गया। बड़ी असमंजस की स्थिति है कि यहाँ पे पहले आप अलाउ करते हैं, बाद में आप बंद कर देते हैं, तो कुछ सिस्टमैटिक सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि आखिर किस सिस्टम को आप फॉलो करना चाहते हैं। क्या आप आम बायर्स के सेंटिमेंट से कैसे खेल सकते हैं? क्या ये डीमोनेटाइजेशन जैसा फैसला है जो अचानक आप आते हैं और ले लेते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बाद में आप कमेटी बनाते हैं, फिर उसे इवैल्यूएशन करते हैं। तो लॉजिक मैं समझने की कोशिश करता हूं। जब मैं तो बराबर में दिल्ली में देखता हूं तो वहां 17.5 मीटर अलाउड है, वहां लोग 5-5 फ्लोर बना रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा के अंदर 3 मीटर सेटबैक था पहले, जिसको अब 2 मीटर सेटबैक कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी दिक्कत की चीज नजर आती है, क्योंकि सेटबैक कम हो गया तो अपने आप एयर वेंटिलेशन आपने खुद कम कर दिया है यहाँ पर। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे लोकल डेवलपर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको आप सही ढंग से मॉनिटर नहीं करते हैं। स्टिल्ट के ऊपर भी एक रूम एडिशनल बना दिया जाता है जिससे वो कमर्शियल शॉप करके सेल कर लेते हैं, और इवन फर्स्ट फ्लोर को भी कमर्शियल यूज कर लेते हैं, और जो नीचे एक एडिशनल रूम बनाया जाता है उसे बच्चा फ्लैट और चूहा फ्लैट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये बच्चा चूहा फ्लैट? जब आप एज पर पॉलिसी बना रहे हैं तो आप क्यों एडिशनल चीजों को अलाउ होने दे रहे हैं, और वहां पर क्यों आप सख्ताई नहीं बरत रहे हैं? आपको चेक्स यहाँ पे रेगुलर करने चाहिए थे, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप सीधा पॉलिसी जो स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स की है उसको सीधा की सीधा आप उसको हटा रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे कि किस पे इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। ये आप पहले सस्पेंड कर रहे हैं और बाद में उसके लिए कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। इलीगल पीजी और गेस्ट हाउस बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या आपने उन पे लगाम लगाई है? अभी भी बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउस के लाइसेंसेस इशू नहीं हुए हैं, इलीगल अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है। तो आप वहाँ तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो अप्रूवल के साथ कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करके काम करना चाहता है वहाँ आपको ज़रूर दिक्कत दिख रही है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जब 7 वाला फ्लोर अगर स्टिल प्लस फ्लोर बन भी रहा है और पहले पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा उसको वेरीफाई करवा के अगर काम करवाया जाता है तो ये भी एक लॉजिक है कि जिस तरह से काम करवाया जा सकता है। यहाँ गवर्नमेंट ईडीसी जो रिकवर डेवलपर से किया जाता है वहाँ पूरी तरह से फेल है। बहुत ज़्यादा यहाँ रिकवरी नहीं हो पाई है, अभी भी बहुत ज़्यादा ड्यूज डेवलपर्स पे बचे हुए हैं। यहाँ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ईडीसी को टाइमली रिकवर करके उसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जाए तो मेरे को लगता है कि पॉलिसी को बंद करने से बेटर है कि पॉलिसी पे कैसे अच्छे से काम हो पाए ये किया जाए। साथ में एक फ्लोर के ऊपर सिंगल किचन, मतलब एक फैमिली के लिए जब एक फ्लोर को अलाउ किया जाता है, वहां पर पिछले दिनों में कई ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि एक फ्लोर के ऊपर 4-4 फ्लैट बनाए गए हैं। जैसे पीजी मैंने बताया वो तो एक ऑप्शन है ही है, लेकिन सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4-4 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे बनाए गए हैं। तो क्या आपने इन सब को चेक किया, या आपने बगैर किसी लॉजिक के सीधा ही आकर और स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स को बंद कर दिया? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी करंट सिचुएशंस अब हुई हैं ये बैन करने के बाद। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये है कि क्लैरिटी लोगों में नहीं है। अब लोग पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा रुक गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। दूसरा, जो कोलैबोरेशंस थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट केसेस बढ़ गए हैं, वो मामले आने वाले टाइम में कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तीसरा, सेकेंडरी मार्केट में जो प्लॉट की ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो भी अब कम हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का यहाँ रुझान कम हुआ है। एचएसवीपी द्वारा ऑक्शंस के अंदर जो लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम किया है। और जो अफोर्डेबिलिटी प्राइस था, चूंकि 4 फ्लोर बन रहे थे तो थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी थी प्राइस के अंदर। ऐसे लोग जो शहर के बीच में रहना चाहते थे, एमिनिटीज से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, लेकिन कनेक्टिविटी उनके लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अफोर्डेबिलिटी हमेशा फ्लोर्स के अंदर आती है, सिक्योरिटी और एमिनिटीज जरूर कम होती है, लेकिन लोकेशन वाइज वो अच्छा होता है। इसीलिए लोगों की पसंद अफोर्डेबल फ्लोर्स होते हैं। अफोर्डेबिलिटी अब तो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन तब भी आप अपार्टमेंट से कंपेयर करें तो फ्लोर्स के रेट ज़रूर अफोर्डेबल रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शंस में लोग रुक गए हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। स्मॉल टाइम डेवलपर्स जो
प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करके स्टील प्लस फ्लोर्स बनाते हैं, वो भी पॉलिसी के क्लैरिटी ना होने के कारण नई बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि अब ग्रुप हाउसिंग की तरफ बायर चला गया है, और जहां पे फ्लोर्स बन रहे थे या फ्लोर्स की एफोर्डेबिलिटी अब प्राइस के कारण नहीं आ पा रही थी, वहां सप्लाई साइड इस टाइम पे वीक हो गई है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रही है कि अब हमें अफोर्डेबल बनाने चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर है, जो स्मॉल टाइम डेवलपर है, वो अब इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है, वो 4 फ्लोर बनाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिख रहा है और आने वाले टाइम में लॉस भी दिख सकता है। तो वहीं बायर को चूंकि अफोर्डेबल रेट्स फ्लोर्स के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो उसका रुझान अब ग्रुप हाउसिंग की तरफ भी बढ़ रहा है। क्या कमेटी को करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, 4 लोगों की कमेटी और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये कमेटी को क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्लॉट ऑनर्स DDJY या ऐसे प्लॉट ऑनर्स जिनका बड़ी रोड के ऊपर प्लॉट है, मतलब मिनिमम 12 मीटर की रोड के ऊपर प्लॉट है, कम से कम उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ईज होना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जिन्होंने 2 साल में, पिछले 2 सालों के अंदर प्रॉपर्टी बाय की है, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हायर रेट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे की है, हायर रेट्स के ऊपर सेलर को पे किया है, और उनकी एक्सपेक्टेशन जो स्टील प्लस 4 फ्लोर्स की बनाने की थी, उनकी कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उनको भी कहीं हद तक कैटर करना चाहिए। ऐसे स्मॉल टाइम डेवलपर्स जिन्होंने मैप सैंक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि जिनका सैंक्शन हो चुका है वो तो ठीक है, जिनका सैंक्शन अभी अप्लाई था उनको भी रोका हुआ है, तो कम से कम उनको ज़रूर थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए कि उनका मैप भी सैंक्शन हो पाए। और ऐसे स्मॉल टाइम डेवलपर्स जिन्होंने स्टील प्लस 2 बना दिया है और उसके बाद 4 फ्लोर्स तक बना दिया है कि हम इसको कंपाउंडिंग चार्जेस पे करके इसको हम अप्रूवल ले लेंगे, उनको भी कहीं हद तक रिलीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी वो फंसे हुए हैं, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे होम बायर्स जिन्होंने ऑक्शन में परचेज किया हुआ है, उनकी तो कहीं दूर दूर तक गलती नहीं है, उनको सबसे पहले मेरे हिसाब से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या कमेटी करने वाली है और कौन कौन से मेंबर्स हैं, पहले क्या करने वाली है ये समझते हैं। यहाँ पे कमेटी एग्जामिन करेगी इसके डिफरेंट जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उनके इश्यूज को, जैसे रेजिडेंट्स हैं, RWAs हैं, कि आखिर सस्पेंशन किया जाए या ना किया जाए, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनको पहले एग्जामिन किया जाएगा। उसके प्रॉस एंड कॉन्स को एग्जामिन किया जाएगा कि अप्रूवल को क्यों दिया जाए और क्यों ना दिया जाए, देने से क्या फायदा है, क्या घाटा है। तीसरा, वायबल और प्रैक्टिकल क्या कोर्स ऑफ एक्शन अब हो सकता है विद लॉजिकल रीजन, कि आखिर हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है। इसके साथ कमेटी इसके ऊपर एग्जामिन करने वाली है, और कमेटी ये 8 हफ्तों में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद ये फाइनल होगा कि आखिर करना क्या है। और इस कमेटी के 4 बड़े मेंबर्स इसके अंदर जो हैं, वो एक मिस्टर P राघवेंद्र राव जो कि चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा है, मिस्टर दिलबाग सिंह सिहाग जो कि CTP टाउन एंड कंट्री प्लानर फॉर्मर रेरा, मिस्टर दिनेश चौहान जो कि चीफ टाउन प्लानर हैं HSVP के अंदर, मिस्टर विजेंद्र राणा जो कि सीनियर टाउन प्लानर हैं HSVP के अंदर। यहाँ पर इनको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि एक्सपर्ट को अगर आपको ज़रूरत है तो उसको भी ऑप्ट किया जाए, और उन सारे इश्यूज़ को प्रॉपर एग्जामिन करके और जो इनको अच्छे से एड्रेस किया जाए, जिससे कि किसी भी स्टेक होल्डर का नुकसान ना हो, कैसे सबके लिए विन विन सिचुएशन हो और एक प्रॉपर रास्ता निकल पाए। तो ये रास्ता मेरे को लगता है कमेटी द्वारा 8 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, इसके अंदर ज़रूर निकलने की चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसके सॉल्यूशंस मिनिमम होने चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिल पाए। देखो, 8 हफ्ते के बाद जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा, सबसे पहली चीज़ तो एक्सपेक्टेशन है कि वो टाइमली मैनर के अंदर हो, जिससे कि कम से कम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि जब रोका गया था तो अनिश्चित काल सा नज़र आ रहा था कि पता नहीं कब तक कमेटी बैठेगी और कब वो फैसला देगी। कम से कम अब उसे स्ट्रीमलाइन किया गया है, 8 हफ्तों के अंदर उसे रोका गया है। तो 8 हफ्ते की रिपोर्ट आएगी तो एक टाइमली मैनर के अंदर रिपोर्ट भी आ जाए उस टाइम उसकी।
फिर आरडब्ल्यूएस से अलग अलग पूछने के बाद अगर आरडब्ल्यूएस चाहती हैं कि हमारे एरियाज के अंदर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स होने चाहिए, क्योंकि आरडब्ल्यूए को भी वहाँ के मेंबर्स जो हैं, जो प्लॉट ऑनर्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि क्या हमें स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर में जाना है या नहीं। जो मेजॉरिटी और वोटिंग के साथ आउटकम आए वो मेरे को लगता है कि अलग अलग पॉकेट्स के बारे में भी अलग अलग एफएआर को मैनेज किया जा सकता है। मान लीजिए स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स एक ऐसी विला कम्युनिटी बनी है जो नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पे 4 फ्लोर्स आए, तो वहाँ पे आरडब्ल्यू द्वारा रिटर्न में रिक्वेस्ट दी जाए और मेमोरेंडम बनाया जाए। मेमोरेंडम को सब पे एप्लीकेबल किया जाए कि हम यहाँ पे 4 फ्लोर्स नहीं चाहते हैं, और उसको गवर्नमेंट को सबमिट करके उस एरिया को स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर से बाहर रखा जा सकता है। और अगर आरडब्ल्यूए चाहती है, उसके मेंबर्स चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स होने चाहिए, तो उसको स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स में रखा जाए। मेरे को ये एक अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके एरिया, आपकी कम्युनिटी लिविंग कैसी है और कैसा आप चाहते हैं, उसे कस्टम बेस हम बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर ये भी दिखता है। अगर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स अलाउ नहीं होता है, तो मुझे सॉल्यूशन दूसरा देख पा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर 1 और 2 फ्लोर, मतलब 2 फ्लोर को मर्ज करके यहाँ पर ड्यूप्लेक्स टाइप के अगर अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि एफएआर यहाँ चेंज नहीं हुई है, हाइट यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, यहाँ 1 फ्लोर की रजिस्ट्री कम हुई है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे आपको एक फैमिली के लिए कम रहने का अरेंजमेंट करना है, तो अगर कोई बड़ी फैमिली है तो वो 2 फ्लोर मिला के ड्यूप्लेक्स बना के वहाँ पे रह सकती है। ये भी एक सॉल्यूशन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तीसरा सॉल्यूशन यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ गवर्नमेंट को ईडीसी रिकवर करना चाहिए डेवलपर से। जो ड्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, उसे रिकवर करके इंफ्रा के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, रोड के ऊपर खर्च करना चाहिए कि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पाइपलाइन छोटी है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे उसे एनहांस किया जाए और गवर्नमेंट फीस लेकर कम से कम यहाँ पे ऐसे फैसिलिटेट लोगों को किया जाए कि यहाँ पे आम आदमी रह पाए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके अगर जानकारी में और भी कोई प्लॉट ऑनर हैं जो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर से चिंतित हैं कि पता नहीं कब आएगा, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि और किस टाइप के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। नमस्कार।